वर्ल्ड हमारा आज का टॉपिक है। देखिए, सिक्योरिटी की जब भी बात होती है तो इसको खुल करके कभी डिस्कस नहीं किया जाता किसी भी पॉइंट पे, चाहे वो कोई नेशनल गवर्नमेंट के लेवल पे एक्टिविटी हो रही हो या फिर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कुछ हो रहा हो। अक्सर किसी भी इशू को सिक्योरिटी चैलेंज बोल के या सिक्योरिटी का नाम दे करके डिबेट से बाहर कर दिया जाता है कि दिस इज़ वाइटल टू द नेशनल सिक्योरिटी, सो दिस इशू इज़ नॉट डिबेटेबल। इस पे चर्चा नहीं हो सकती है, इससे सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है, इससे सिक्योरिटी हार्म हो सकता है। ऐसे आपने स्टेटमेंट सुने होंगे कि हम ये इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे सकते, हम ये चीज़ इस समय इस मंच पे डिस्कस नहीं कर सकते, ये सिक्योरिटी के लिए हार्मफुल है। ये किस तरह की सिक्योरिटी है जिसकी चर्चा लोगों तक नहीं पहुंच सकती है? आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि जो आम लोग हैं, ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैं, वो सिक्योरिटी के टॉपिक से कंसर्न नहीं रखते हैं। एक ख़ास तरह का सेगमेंट है, जैसे देश की फोर्सेस हैं और पॉलिटिकल क्लास है जो जिम्मेदारी लेती है सिक्योरिटी की। अगर आप ध्यान से देखें तो मीडिया भी बहुत ज़्यादा लिखता नहीं है सिक्योरिटी के ऊपर। नोटिस कीजिए एक चीज़ आप, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती नहीं और मीडिया कवरेज को भी इतनी ज़्यादा स्कोप नहीं होता है। बहुत रेयर होता है कि मिलिट्री पर्सोनल्स कभी कोई इंटरव्यू या बाइट देते हैं सर्विस में रहते हुए, क्योंकि बहुत खुले तौर पर चर्चा करने की अनुमति नहीं होती है उन्हें, डिस्कशन करने की। तो लोकतंत्र में क्या ऐसा होना चाहिए? डेमोक्रेसी में हम रहते हैं तो हमारा राइट बनता है कि हमारी कंट्री से जुड़े हर एस्पेक्ट के बारे में हमें नॉलेज हो। हाँ, कुछ चीज़ें सेंसिटिव होती हैं, उसकी नॉलेज हमें नहीं होनी चाहिए। अब हम ये नहीं पूछ सकते हैं भारत सरकार से या वर्ल्ड में किसी भी गवर्नमेंट से कि एग्जैक्ट एड्रेस बताओ और जगह बताओ कहाँ पे न्यूक्लियर बम रखा है आपने। तो अगर हमें वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो किसी नॉन स्टेट एक्टर को भी मिल सकती है। लेकिन हम ये पूछ सकते हैं अपने देश की सरकार से कि न्यूक्लियर पावर जो आपने डेवलप की है, इसका पर्पस क्या है? आपने क्यों डेवलप की है? आपका फ्यूचर एजेंडा क्या है? किस सेंस में? तो गवर्नमेंट हमें बताती है कि हमने डेटरेंस के पर्पस से डेवलप कर रखी है, अपनी कंट्री को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए ऐसा किया है। तो एक हद तक हमारा इन्फॉर्मेशन लेना वाजिब बनता है, ये लोकतंत्र की एक क्वालिटी है। तो डेमोक्रेसी में जन्म लेने के बाद एक डेमोक्रेटिक सिटीजन होने के नाते ये हमारा राइट बनता है कि हम सिक्योरिटी के इशू को चर्चा करें, डिस्कस करें एक वाइडर आस्पेक्ट के ऊपर। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ये है कि सिक्योरिटी क्या होती है, इसके बारे में डेफिनेशन डिसाइड करनी होगी। ऑथर बड़े अच्छे से चर्चा करता है इस टॉपिक को बुक में, वो कई तरह के आपको क्वेश्चंस देता है और जिनके आंसर्स भी बाद में करेगा। सबसे पहले ये पूछा जाता है कि सिक्योरिटी क्या होती है, तो आपको किसी भी तरह के थ्रेट से बचाना, प्रोटेक्ट करना, ये सिक्योरिटी होती है। अब अगर हम इस तरह से बात करने लग जाएंगे तो फिर बात पैदा होती है कि थ्रेट क्या है। तो आप तो हर मौके में थ्रेट में रहते हैं। घर से बाहर निकलना आपकी लाइफ को एक थ्रेट है, काम पर जाना आपको कभी भी कुछ हो सकता है, वो एक थ्रेट है। किसी भी तरह की एक्टिविटी को आप नोटिस करिए तो ऑल द टाइम आप एक थ्रेट के अंडर हैं। तो थ्रेट से आपको प्रोटेक्ट करना सिक्योरिटी है अगर, तो फिर ये तो एक बहुत ही वाइडर एस्पेक्ट हो जाएगा और सिक्योरिटी अपनी रेलेवेंस को ही लूज़ कर जाएगी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर फिर बात आ जाती है कि थ्रेट कोई ऐसा थ्रेट नहीं होना चाहिए जो किसी इंडिविजुअल को डेली लाइफ में फेस करना पड़ रहा है, उसकी कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ में जो ऑलमोस्ट हर किसी को फेस करना पड़ता है। थ्रेट क्या होना चाहिए? थ्रेट एक पोटेंशियल थ्रेट होना चाहिए जिससे ऑल इन ऑल आपकी जो कोर वैल्यूज़ हैं वो ध्वस्त हो सकती हैं। एक पूरे समाज की, यानी कि पूरी कम्युनिटी की, एक पूरी कंट्री की, या वर्ल्ड लेवल पर ही पूरी के पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी की जो एक कोर वैल्यूज़ हैं, कोर सेंटिमेंट्स हैं, अगर उनको कोई चीज़ एंडेंजर कर रही है तो वो एक पोटेंशियल थ्रेट है। इसके बाद बात आ जाती है फिर सिक्योरिटी की। तो सिक्योरिटी क्या है? देखिए, आज की डेट में अगर आप नोटिस करें तो कई तरह की दिक्कतें देश के लेवल पर चलती रहती हैं। मान लीजिए दंगे हो जाते हैं, तो अगर कोई किसी तरह का दंगा हो गया, उस दंगे से आपको सिक्योरिटी चाहिए, तो वो एक सिक्योरिटी इशू है। एक जो कॉलेज में आप कोई स्ट्राइक कर देते हैं, उस स्ट्राइक की वजह से जो कॉलेज का स्टाफ है उसे सिक्योरिटी चाहिए। आपके ऊपर कॉलेज कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्शन ना ले ले, आपको सिक्योरिटी चाहिए। तो कुल मिलाकर के सिक्योरिटी के अगर एस्पेक्ट को हम देखेंगे तो फिर से ये कंसेप्ट अपना रेलेवेंस लूज़ कर जाएगा कि सिक्योरिटी किससे चाहिए, सिक्योरिटी क्यों चाहिए और सिक्योरिटी किस लेवल की चाहिए।
इस तरह के सवाल पैदा होंगे। इनके आंसर अगर आप करेंगे तो ही आप एक नेशनल सिक्योरिटी कंसेप्ट तक रीच पाएंगे। तो सिक्योरिटी क्या होती है? सिक्योरिटी ऑल इन ऑल 2 लेवल्स पे आपको प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले स्टेट लेवल पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। स्टेट लेवल पर यानी कि स्टेट टेरिटोरियल सिक्योरिटी और गवर्नमेंट को सिक्योरिटी, ये 2 सिक्योरिटीज़ अगर आप प्रोवाइड करते हैं तो आप स्टेट लेवल पे सिक्योरिटी प्रोवाइड कर पा रहे हैं। आपको अपनी टेरिटरीज़ को सिक्योर करना होगा, अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करना होगा और आपको अपनी गवर्नमेंट्स को सिक्योर करना होगा। लेकिन एक सिक्योर्ड टेरिटरी, एक सिक्योर्ड गवर्नमेंट लोगों को सिक्योर करे ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। दैट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो आपको ह्यूमन सिक्योरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इंडिविजुअल भी सिक्योर होना चाहिए हर उस एस्पेक्ट में। किस वे में सिक्योर होना चाहिए? उसकी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को कोई एनक्रोच ना कर पाए, उसको जो राइट्स जो प्रिविलेजेस मिले हैं उन्हें कोई हार्म या हर्ट ना कर पाए। वो अपनी पर्सनल कंसाइंस, अपनी स्पिरिचुअल एक्सपेंशन को, अपने रिलीजन को, अपने कमर्शियल एक्टिविटी को, अपनी नेशनल एस्पिरेशंस को क्लियरली बता सके, एग्जीक्यूट कर सके। ये सारी चीज़ें अगर वो खुले तौर पर कर पा रहा है जिससे किसी दूसरे को नुकसान नहीं हो पा रहा है, तो मतलब आप उसे एक सिक्योर एटमॉस्फेयर दे पा रहे हैं। अदरवाइज इनसिक्योरिटी की फीलिंग तो हर पॉइंट पर है। आप देखिए, अगर आपको ऐसा कभी ख्याल आता है मन में कि शायद मेरी कभी भी ज़िंदगी में कोई जॉब नहीं लगेगी और मैं ज़िंदगी में शायद कुछ ना कर पाऊँ, क्या ये सोच करके आप डर नहीं जाते? तो ये भी एक सेंस ऑफ थ्रेट है। इससे भी आपकी इनसिक्योरिटी की फीलिंग पैदा होती है, तो इसको भी एक सिक्योरिटी चाहिए। अब इस तरह से आपकी इंडिविजुअल लेवल पर रोज़ दिहाड़ी आपको कई तरह की इनसिक्योरिटीज़ होती हैं जिसके लिए आपको सिक्योरिटी चाहिए। तो गवर्नमेंट एक एक को आकर के अगर सिक्योरिटी देने लगी तो वो कोई नेशनल सिक्योरिटी नहीं है। तो नेशनल सिक्योरिटी को हम क्या कहते हैं? ऑल इन ऑल देश का जो यूथ है वो ये फील ना करने लगे कि वो इनसिक्योर है, तो उसके लिए एम्प्लॉयमेंट इंश्योर की जाए। तो एक एम्प्लॉयमेंट एक वाइडर एस्पेक्ट है। इसी तरह से वो अपनी एस्पिरेशंस को सेटिस्फाई कर पा, इसके लिए उसे लिखने की, बोलने की, पढ़ने की आज़ादी दी जा सके। तो ये एक सिक्योर करने का एस्पेक्ट है। कुल मिला करके आपके अधिकारों को, आपकी पर्सनल रिलीजियस कंसाइंस, किसी भी धर्म को मानने की आपकी जो आज़ादी है, उसे एक्सप्रेस करने की आपकी जो फ्रीडम है, आप कोई भी कपड़ा पहन करके, किसी भी तरह से कोई जुलूस निकाल के, कोई प्रोसेशन करके अगर अपने धर्म को एग्जीक्यूट करते हैं, याद रहे किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए इससे, समाज को हर्ट नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको एक सिस्टम प्रोवाइड कर पा रहा है तो ये एक ह्यूमन सिक्योरिटी है। तो कुल मिलाकर के नेशन और ह्यूमन सिक्योरिटी के लेवल पर सिक्योरिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए और थ्रेट कुछ ऐसा थ्रेट होना चाहिए जो एक कोर वैल्यूज़ के लिए पोटेंशियल थ्रेट हो। कुल मिलाकर के देश में यदि एक ऐसा माहौल बनता चला जा रहा है कि बहुत तेज़ी से लोग धर्म परिवर्तन हो रहे हैं, बहुत तेज़ी से, और धर्म परिवर्तन करने का काम किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक एजेंडे के तहत किया जा रहा है, तो नेचुरली ही ये एक पोटेंशियल थ्रेट होगा उस कम्युनिटी और उस रिलीजन के लिए जिसके लोग परिवर्तित हो रहे हैं। तो ये एक सिक्योरिटी का कंसर्न बनता है। इसलिए आप हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को अक्सर ये कहता सुनते हैं कि इंटरनल सिक्योरिटी के लिए धर्म परिवर्तन एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इसको रोकना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के अगर बहुत बड़े पैमाने पर बहुत ही रैपिडली फॉरेस्ट, बहुत ही रैपिडली सॉइल और बहुत ही रैपिडली वाटर अगर डिग्रेड हो रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा बड़ा देश का वर्ग जो भूमि पर, जंगलों पर और नदियों पर निर्भर करता है, वो रोज़गार से वंचित हो जाएगा। और अल्टीमेटली देश को किसी तरह से जब कोई फ्रूट ग्रेन और कुछ नहीं मिलेगा, तो एक क्रॉनिक हंगर और पॉवर्टी जब फैलने का डर होगा, एक बहुत भयंकर अकाल पड़ने का डर होगा, तो नेचुरली हमें झुकना पड़ जाएगा दूसरे मुल्कों के सामने। तो ये हमारी सोवरेनिटी पे एक हार्म है, नेचुरली एक सिक्योरिटी ब्रेच है। तो इसको प्रोवाइड करना इज़ अ काइंड ऑफ नेक्लोज। तो ये जो कोर वैल्यूज़ हैं कंट्री की, ह्यूमन की, इनको सिक्योर करना इज़ अ सिक्योरिटी। कौन डिसाइड करेगा कि कोर वैल्यू क्या होती है? कौन डिसाइड करेगा कि किस लिमिट तक कोर वैल्यू हर्ट नहीं हुई है? कौन डिसाइड करेगा कि किसकी कोर वैल्यू कब हर्ट हो जाती है? कौन डिसाइड करेगा कि एक कम्युनिटी की कोर वैल्यू किसी दूसरी कम्युनिटी की कोर वैल्यू के ही कॉमन है? एक कंट्री की कोर वैल्यू दूसरी कंट्री की कोर वैल्यू के बराबर है और पूरे वर्ल्ड लेवल पर कुछ कॉमन कोर वैल्यूज़ हैं, कुछ वर्ल्ड लेवल पर कुछ कॉमन इनसिक्योरिटीज़ हैं। ऐसा हो पाना दिक्कत, बहुत मुश्किल की बात है। तो कुल मिलाकर के नेशनल सिक्योरिटी एक बहुत ही कम्प्लेक्स इशू है
इसको समझने के लिए दो अप्रोचेस बुक में समझाई गई हैं, दो अप्रोचेस दी गई हैं। उन अप्रोचेस की बात करें तो एक ट्रेडिशनल अप्रोच है जो सदियों से अब तक चली आ रही है, और एक है नॉन ट्रेडिशनल अप्रोच जो अब आज के इंटेलेक्चुअल्स के द्वारा दी गई है। तो ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल अप्रोचेस को स्टडी करेंगे। ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ट्रेडिशनल एक्सटर्नल, ट्रेडिशनल इंटरनल। तो एक्सटर्नल थ्रेट्स एंड इंटरनल थ्रेट्स, तो कुल मिलाकर के इन मुद्दों पर डिस्कशन होगी। ठीक है, हाँ जी हाँ जी। सिक्योरिटी और सिक्योरिटी, ट्रेडिशनल एक्सटर्नल अप्रोच की अगर हम बात करें तो ट्रेडिशनल उस चीज़ को कहा जाता है जो काफ़ी समय से चलती आ रही है। इस अप्रोच की अगर हम बात करें तो ये हमेशा सिक्योरिटी को किस संदर्भ में देखते हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। इनके मुताबिक जो सिक्योरिटी है उसको जो एक थ्रेट है, जो एक खतरा है, वो हमेशा और हमेशा बाहरी ताकतों से है। बाहरी ताकतों की बात करेंगे तो मिलिट्री थ्रेट, यानी कि एक कंट्री की मिलिट्री एक दूसरी कंट्री के लिए एक पोटेंशियल थ्रेट है। तो ये हमेशा नेशनल सिक्योरिटी को डिस्कस करेंगे मिलिट्री पावर के कॉन्टेक्स्ट में, कि हमें अपने आप को मिलिट्री वाइज कितना स्ट्रॉन्ग करना चाहिए एक एक्सटर्नल मिलिट्री थ्रेट से को काउंटर करने के लिए। कुल मिलाकर के इनकी सारी की सारी बात टिकती है आके वॉर पे, कि जब भी वॉर की सिचुएशन बनती है तो उस टाइम पर हम कितने का थ्रेट में हैं और कितने का थ्रेट में नहीं हैं। ये डिपेंड करेगा कि हमारी कंट्री में हमारा डिफेंस इन सिस्टम कितना का डेवलप्ड है। अगर हमारा डिफेंस सिस्टम बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है और हम बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हैं कॉम्बैट करने की पावर रखते हैं, तो अल्टीमेटली वी आर फुली सिक्योर, जैसा अमेरिका खुद को कहता है कि वी आर टोटली सिक्योर। तो सिक्योर किस कॉन्टेक्स्ट में वो कहता है? एक्सटर्नल वॉर के कॉन्टेक्स्ट में। उसे पता है उस पर कोई हमला करेगा तो उसका डिफेंस इतना स्ट्रांग है कि वो खुद को कंट्रोल कर सकता है। कुल मिलाकर के ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है? देखिए, जब भी वॉर की सिचुएशन होती है तो कुछ 2 या 3 स्टेप्स फॉलो होते हैं। सबसे पहले तो जो जिस कंट्री के पास डिफेंस मैकेनिज़्म कम है और जो छोटा या कमज़ोर देश है, नेचुरली वो सबसे पहला एस्पेक्ट है कि वो सरेंडर कर दे, हार जाए। दूसरा एस्पेक्ट है कि वो वॉर को प्रिवेंट कर ले, रोक ले। किस वजह से? कि वो सामने वाली पार्टी को ये सेंस, ये फीलिंग प्रोवाइड करे कि वो वॉर की कॉस्ट को इस लेवल तक ले जा सकता है कि सामने वाली पार्टी उसे बियर नहीं करेगी, कर पाएगी, मतलब उसके पास इतनी स्ट्रेंथ है। इसे कहते हैं लॉ ऑफ डेटरेंस। तीसरा स्टेप है कि अब सिचुएशन आन पड़ी है और अब लड़ना है, तो एक्शन किया जाए, और एक्शन इतना स्ट्रांग हो कि सामने वाले को ख़त्म किया जाए। उसके जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिस भी एजेंडे के साथ वो आपके ऊपर चढ़ाई कर रहा है, उसके वो ऑब्जेक्टिव्स पूरे ना होने दिए जाएं। ऑलमोस्ट जब वॉर कन्फ्रंट हो जाती है और आप एक ऐसी सिचुएशन में आते हैं कि आप अब लड़ नहीं पा रहे, तो आपको सरेंडर करना होता है। लेकिन कोई भी कंट्री इसे एक पॉलिसी के तौर पे प्रमोट नहीं करती है कि हमारी पास पॉलिसी ऑफ सरेंडर है, कि हम कल को सरेंडर कर सकते हैं, क्योंकि इससे उस कंट्री का मोराल गिरेगा और कंट्री में जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है उसकी जो कॉन्फिडेंस है लोगों पे लूज़ होगा। तो कुल मिलाकर के कौन सी पॉलिसी प्रमोट की जाती है? प्रिवेंशन, यानी कि डेटरेंस। और इस डेटरेंस की पॉलिसी के तहत प्रयास किया जाता है कि दूसरी कंट्रीज़ हमेशा एक किनारा रखें, एक डिस्टेंस रखें, ये समझ करके कि सामने वाला भी काफ़ी ताकतवर है। इसके तहत क्या किया जाएगा? बहुत बड़े पैमाने पर मिलिट्री डेवलपमेंट की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा हथियार बनाए जाएं और वो हथियार भी काफ़ी इफ़ेक्टिव हों। बहुत बड़े पैमाने पर मिलिट्री रिक्रूटमेंट्स किए जाएं और काफ़ी बड़े पैमाने पर ट्रेनिंग्स किए जाएं। समय समय पर आप देख सकते हैं वर्ल्ड लेवल पर बड़ी बड़ी आर्मीज़ के जॉइंट ऑपरेशंस होते हैं। मतलब क्या होती हैं वो? जॉइंट एक्सरसाइजेस। इन जॉइंट एक्सरसाइजेस का पर्पज़ क्या है? वर्ल्ड लेवल पर एक मैसेज सेंड करना होता है कि हम प्रिवेंट करने में बहुत दम रखते हैं, और अगर हमसे कोई वॉर करेगा तो हम हराएंगे या जीतेंगे ये नहीं जानते, लेकिन वॉर की कॉस्ट इतनी रेस कर सकते हैं कि सामने वाली कंट्री बर्बाद तक हो सकती है। तो ऐसे में इन जॉइंट एक्सरसाइजेस का एक ये एस्पेक्ट भी होता है, कई सारे अदर एस्पेक्ट्स भी होते हैं। इसके बाद लास्ट स्टेप जो होता है उसमें आप वॉर को कॉम्बैट करके एंड कर देते हैं, उसको हमें डिफेंस कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डिफेंस। तो अगर हम शुरुआत करते हैं तो बात आ गई सरेंडर, देन सेकंड स्टेप इज़ डेटरेंस, थर्ड स्टेप इज़ डिफेंस। तो डिफेंस वर्ड का मीनिंग क्या है? डिफेंस वर्ड का मीनिंग है किसी भी तरह के एक्सटर्नल थ्रेट को एंड करना,
और उसे एंड करने के लिए जो ऑपरेटस होता है वो डिफेंस होता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अगर हम चौथे स्टेप की बात करें तो चौथे स्टेप में बैलेंस ऑफ पावर का एक कंसेप्ट आता है। बैलेंस ऑफ पावर के तहत क्या किया जाता है? देखिए, बहुत सारे कंट्रीज़ आज की डेट में जो एक दूसरे को बॉर्डर करती हैं, नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, ये एक दूसरे के लिए एक तरह का पोटेंशियल थ्रेट है। कुछ कंट्रीज़ में आपसी डिफरेंसेस हैं, कुछ कंट्री में पिछले समय में कुछ कन्फ्लिक्ट रहे हैं, कुछ कंट्री में कोई भी डिफरेंसेस या कोई कन्फ्लिक्ट्स नहीं रहे हैं, फिर भी ये एक दूसरे को बैलेंस करने का प्रयास करते रहते हैं। बैलेंस क्यों किया जाना चाहिए? मान लीजिए आपके सराउंडिंग में कोई भी एक कंट्री है, आज आपके लिए किसी तरह का कोई थ्रेट नहीं है, लेकिन वो इतनी स्ट्रांग होती चली जा रही है कि इन फ्यूचर यदि आपके साथ उसकी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो एक बहुत बड़ा थ्रेट बन जाएगी आपके लिए। तो आपकी विसिनिटी में, आपके सराउंडिंग एरिया में किसी कंट्री का बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना, ये आपके लिए एक तरह का थ्रेट होता है, चाहे फिर वो पीसफुली ही एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि इन फ्यूचर अगर कभी आप उससे उलझेंगे तो वो बहुत ही स्ट्रांग एक्शन आपके अगेंस्ट ले सकती है। नेचुरली उस टाइम पर जो गेम होगी वो उसके पाले में होगी, क्योंकि वो इतना स्ट्रांग है। तो ऐसे में आपको क्या प्रयास करने हैं? बैलेंस करके चलना है पावर को। तो उसकी पावर को आप फिर कैसे बैलेंस करते हैं? बैलेंसर में अगर उसका पलड़ा भारी है तो आपको क्या सेटल करना है? तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ये होता है कि आप कहीं ना कहीं अपनी मिलिट्री को भी काफ़ी बड़े पैमाने पर डेवलप करें। तो जो आज की डेट में युद्ध नहीं होते हैं, कुछ नहीं हो रही फाइट, लेकिन फिर भी हर बार एक नए हेलीकॉप्टर, नए फाइटर प्लेन, नए सबमरीन्स, नए एयरक्राफ्ट कैरियर्स को परचेज करती चली जा रही हैं सरकारें। आपसे कोई भी सवाल पूछ सकता है कि युद्ध तो हुआ ही नहीं है 1999 के बाद, कारगिल के बाद, तो ये इतना सरकार खर्चा कर रही है, आज 20 साल हो गए हैं, क्या ज़रूरत है? इट इज़ अ कंसेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। सराउंडिंग कंट्रीज़ को अगर बैलेंस करके रखना है इन फ्यूचर, तो हमें इस तरह के स्टॉक पाइल मेंटेन करने होते हैं। ये एक ट्रेडिशनल एक्सटर्नल नोशन कहती है कि ये आपको क्या प्रोवाइड करते हैं? सेंस ऑफ सिक्योरिटी, कि हम कंट्री में सिक्योर हैं। 26 जनवरी को जब गणतंत्र दिवस होता है तो देश के गणों को ये बताया जाता है कि आप कितने सिक्योर हैं, यानी कि आपका लोकतंत्र कितना सुरक्षित है। आपके लोकतंत्र का जो एक पार्ट है, आपकी सोवरेनिटी, आपकी इंटीग्रिटी, आपकी डिग्निटी को जब भी कोई पकड़ने आएगा तो ये देख लीजिए प्रदर्शनी इन्हीं के तहत खात्मा करेंगे। तो याद रखिए, बैलेंस ऑफ पावर और लॉ ऑफ डेटरेंस का प्रदर्शन होता है उस दिन राजीव चौक के ऊपर, विजय पथ के ऊपर, यानी कि 26 जनवरी के दिन, क्योंकि वो गणतंत्र किसी तरह का तंत्र नहीं है जो अपने आप की रक्षा ना कर सके, और रक्षा करने के लिए बल का प्रयोग तो करना होगा, और बल को प्रदर्शन करने के लिए हमें क्या दिखाने पड़ेंगे? हमारे चाक चौबंद प्रबंध जो हमने किए होते हैं, और वही फिर 26 जनवरी पे दिखाया जाता है। अक्सर कभी सोचना चाहिए आपको कि 26 जनवरी के दिन यही क्यों दिखाया जाता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, किसी भी इम्पोर्टेंट प्रदर्शनी में, किसी भी इम्पोर्टेंट टैंक या किसी भी चीज़ के ऊपर बहुत बड़े पैमाने पर आपको फोक या कल्चरल एक्टिविटी दिखाई जाती है, उसका मतलब ये होता है कि किसी भी तरह की डिफेंस पावर या किसी भी तरह की मिलिट्री पावर, इन सबसे सुप्रीम होता है आर्ट एंड कल्चर। यानी कि हम सभ्य लोग हैं और सभ्यता से रहना चाहते हैं। जब कोई हमारे कल्चर को इनक्रोच करेगा तब हम पावर को यूज़ करेंगे, अनटिल अनलेस हम कभी भी पावर का यूज़ नहीं करेंगे। तो कल्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए आपने नोटिस किया होगा पंजाब की झांकी, महाराष्ट्र की झांकी, राजस्थान की झांकी, फिर इसकी कई सारी इंटरप्रिटेशन है जिस पे अभी लेक्चर नहीं है, वो कर लेंगे। अनेकता में एकता दिखाई जाती है, ये सारे एस्पेक्ट हैं। तो कुल मिलाकर के ये बैलेंस ऑफ पावर का कंसेप्ट होता है जिसके तहत आप बहुत तेज़ी से ये सारी चीज़ें बनाते चले जाते हैं। इसके अलावा सेकंड कंसेप्ट आ जाता है अलायंस, अलायंस मेकिंग। तो पहला आपने करा सबसे पहला आपने करा था, नहीं, लॉ ऑफ डेटरेंस से पहले सरेंडर, देन लॉ ऑफ डेटरेंस, देन उसके बाद डिफेंस, देन उसके बाद बैलेंस ऑफ पावर, देन अलायंस मेकिंग। देखिए, आप समय समय पर अपनी कंट्री को सिक्योर करने के लिए और मिलिट्री एक्सटर्नल थ्रेट को काउंटर करने के लिए अलायंसेस करते हैं। ये अलायंस आप सिचुएशन और कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ही करते हैं, उस समय की सिचुएशन को समझ के, कॉन्टेक्स्ट को समझ के। समय और हालात जब बदलते हैं, अलायंस भी बदल जाते हैं। तो कुल मिलाकर के नाटो एक अलायंस नज़र आता है बहुत बड़ा। इसी तरह से एक अलायंस आपको नज़र आता है बहुत बड़ा, कौन सा? वर्सा पैक्ट। तो नाटो है, सीटो है, सेंटो है, ये सभी अलायंसेस आप देख सकते हैं जो बहुत ही स्ट्रांगली आपको ऑब्जर्व होते हैं। ये अलायंस कब, किस समय में किए गए थे? क्योंकि उस समय में ऐसा लगता था कि यूएसएसआर अपनी पॉलिसीज़ के तहत आगे
प्रोपगेट कर जाएगा और वो एक पोटेंशियल थ्रेट हो सकता है अमेरिकन आइडियोलॉजी को, अमेरिकन कंसेप्ट को। तो उसको रोकने के लिए अमेरिका बाकी सभी को अपने साथ लामबंद करता है, अलायंस करता है, ब्लॉक बनाता है। यानी कि अपने आप को फुली सिक्योर करने के लिए बाकियों के साथ जुड़ जाना, ये भी एक पोटेंशियल थ्रेट को रोक करके सिक्योरिटी को प्रिवेल कराने का ही तरीका है। और ये स्टेप क्यों लिया गया है? जो एक्सटर्नल थ्रेट आ रहा है वो इन द फॉर्म ऑफ मिलिट्री आ रहा है, तो उसको रोकने के लिए ये किया जाता है। इसलिए ध्यान रखिए कि ऑर्गेनाइजेशन मिलिट्री बेस्ड थी, ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा, अलायंसेस बनते और टूटते हैं। अफगानिस्तान में रशिया को रोकने के लिए अलकायदा के साथ अमेरिका का किया गया अलायंस एक बहुत बड़ा उदाहरण है समय के अकॉर्डिंग किए गए अलायंस का। वही 1980 में वही अमेरिका है जो ओसामा बिन लादेन, अलकायदा और तालिबान के साथ एक अलायंस करता है, जो मुजाहिदों के अधिकारों को वहाँ पे रिस्टोर कराना चाहता है अफ़गानिस्तान में, रशियन फोर्सेस को वहाँ से खदेड़ देना चाहता है। लेकिन अल्टीमेटली 2001 के हमले के बाद, 26/11 के बाद, वही अमेरिका है जो अलकायदा के अगेंस्ट कदम उठा रहा है। तो एक टाइम पर वो अलायंस बनाया अपने आप को सिक्योर करने के लिए, और एक टाइम पर उस अलायंस को ब्रेक किया अपने आप को सिक्योर करने के लिए। यानी कि मिलिट्री ट्रेडिशनल एक्सटर्नल कंसेप्ट एक ऐसा यूनिक कंसेप्ट है कि आप अपनी सिक्योरिटी को, आपकी नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट भी फोर्स से है और आपकी नेशनल सिक्योरिटी है भी फोर्स से। सो मिलिट्री से ही आपको थ्रेट है और मिलिट्री से ही आपकी सिक्योरिटी है। तो कुल मिलाकर के इस तरह के कंसेप्ट के ऊपर ये कंसेप्ट चर्चा करता है। लेकिन अगर आप देखें आज की डेट में, तो ये जो नेशनल सिक्योरिटी का इशू मिलिट्री कॉन्टेक्स्ट में, यानी कि ट्रेडिशनल एक्सटर्नल कंसेप्ट को अगर अच्छे से अंडरस्टैंड करने का प्रयास करें, तो समय बदल रहा है, समय की मांग बदल रही है। ऐसे में आपकी मिलिट्री स्ट्रेंथ बैलेंस ऑफ पावर के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कहीं आप ही के अगेंस्ट ना चली जाए। ऐसे में जब हर कोई अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को इतना सुप्रीम करता चला जाएगा, तो अल्टीमेटली एंड कहाँ जा करके होगा और वो किस वे में एंड करेंगे? तो इससे कहीं ये तो नहीं कि आप अपने आप को सिक्योर करने के चक्कर में हर समय इस डर में जी रहे हैं कि शायद सामने वाला पता नहीं कितने हथियार बनाता चला जा रहा है, कभी कहीं वो आपको ख़त्म ना कर दे, और आप अपने देश के सभी रिसोर्सेज इसी प्रोसेस में एंड कर रहे हैं। सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल डेवलपमेंट पे कोई एस्पेक्ट नहीं, और एक तरह से अपनी एक्सटर्नल सिक्योरिटी को इंश्योर करते करते एक बहुत बड़ी सिचुएशन को जन्म दे गए हैं जो इंटरनल सिक्योरिटी को बिगाड़ सकती है, इंटरनल मिलिटेंसी को जन्म दे सकती है और मिलिटेंट्स को जन्म दे सकती हैं। तो कुल मिलाकर के इन मुद्दों पे चर्चा करते हुए हल कुछ इस तरह से नज़र आते हैं कि अलग अलग स्टेप्स किए जाते हैं। वो स्टेप्स क्या होते हैं? अब ग्लोबल लेवल पर एक बहुत ही यूनिक चीज़ है जो आज की डेट का सबसे बड़ा हैंडीकैप है। अगर यूनाइटेड नेशंस ढंग से काम करे तो उस हैंडीकैप को तोड़ सकता है। वो हैंडीकैप क्या है? देखिए, स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर गवर्नमेंट्स होती हैं और गवर्नमेंट्स काम करती हैं। किस तरह से चीज़ों का इस्तेमाल होगा, इक्विपमेंट्स, आर्मी, पुलिस और फोर्स, ये कैसे यूटिलाइज होगी, ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती हैं। लेकिन ग्लोबल लेवल पर तो कोई ग्लोबल गवर्नमेंट है नहीं। अल्टीमेटली ग्लोबल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कौन करेगा? आप अपने ऊपर अंकुश लगा सकते हैं, पर क्या आप किसी दूसरे मुल्क पे अंकुश लगा सकते हैं? ये सबसे बड़ा उदाहरण आपकी आंखों के सामने है, नॉर्थ कोरिया। आज जितना ही नेशनली सिक्योर हो अमेरिका, चाहे जितनी ही डिफेंस अपरेटस हो उसके पास, लेकिन आपको नहीं लगता वो बहुत बड़े डर में जीता है कि नॉर्थ कोरिया कभी कुछ भी कर सकता है? उसके बाद वो नॉर्थ कोरिया को ख़त्म कर देगा, पर नॉर्थ कोरिया का फर्स्ट स्टेप ही कहीं ऐसा स्टेप ना हो जो वर्ल्ड में से एक बहुत बड़े रीजन को कहीं एलिमिनेट ही कर दे। तो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए आपको नहीं लगता है ग्लोबल गवर्नमेंट भी होनी चाहिए जो नॉर्थ कोरिया और अमेरिका पर बराबर नज़र रखें और ये इंश्योर करे अमेरिका को भी और नॉर्थ कोरिया को भी कि नहीं, दोनों निगरानी में, दोनों काम ठीक है, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अमेरिका को ये समझाए और नॉर्थ कोरिया को भी ये समझाए कि टेंशन लेने की और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। इस चीज़ को पूरी तरह से तो सक्सेसफुल नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ को कहीं ना कहीं अप्लाई करने के लिए कुछ स्टेप्स अपनाए गए। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है डिसआर्मामेंट। ठीक है बेटा, ध्यान से पढ़ो, है क्या मतलब, बंद करना जरा। तो डिसआर्मामेंट नाम का एक कंसेप्ट है जिसके तहत ये देखा जाता है कि जब किसी तरह की कोई ग्लोबल गवर्नमेंट नहीं है तो ये जो अति से ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर वेपन्स क्रिएट कर लेना,
ये भी एक तरह का पोटेंशियल थ्रेट हो सकता है ग्लोबल कम्युनिटी को। इसको कंट्रोल करने के डिफरेंट डिफरेंट वेज डिवाइस किए गए। इनमें से सबसे पहला वेज अगर हम बात करें तो दैट इज़ डिसआर्मामेंट। डिसआर्मामेंट के तहत आपको किसी भी तरह से जो उस डिसआर्मामेंट ट्रीटी के अंदर आने वाले वेपन्स हैं वो पोजेस भी नहीं करने होते हैं और प्रोड्यूस भी नहीं करने होते हैं। जैसे 1972 में बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन किया गया, जिसके तहत ये कहा गया कि किसी तरह का बायोलॉजिकल वेपन ना तो पोजेस किया जाएगा ना प्रोड्यूस किया जाएगा, और जब पोजेस और प्रोड्यूस नहीं होगा तो यूज़ तो हो ही नहीं सकता। लगभग लगभग, अब ये नंबर आपको याद नहीं रखने, किसी में 155 कंट्रियों ने साथ दिया, किसी में 170 कंट्रियों ने साथ दिया। इसके बाद 1992 में केमिकल वेपन कन्वेंशन किया गया, जिसके तहत ये कहा गया कि किसी तरह का कोई केमिकल वेपन यूटिलाइज नहीं किया जाएगा, पोजेस नहीं किया जाएगा, प्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। सभी देशों ने और दोनों महाशक्तियों ने ये दोनों कन्वेंशन साइन किए, लेकिन अल्टीमेटली न्यूक्लियर वेपन को लेकर के सहमत नहीं हो पाए और न्यूक्लियर वेपन की गेम को आगे बढ़ाते चले गए। उसको लेकर के इन्होंने कोई कन्वेंशन साइन नहीं की। लेकिन चूंकि ये इस लेवल पर, ये जो डिसआर्मामेंट का कंसेप्ट है, इसमें दो ही चीज़ों पर सफल हुए और बाकी एक पर नहीं हुए, तो इन्होंने फर्दर खुद को कंटिन्यू किया एक नए प्रोसेस के थ्रू, जो कि सेकंड स्टेप होता है, दैट इज़ आर्म्स कंट्रोल। तो सेकंड स्टेप इज़ आर्म्स कंट्रोल। अब आर्म्स कंट्रोल का फॉर्मूला फॉलो करके ये आगे बढ़ेंगे और 1968 की न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी इसका एक क्लासिकल केस है। इसके तहत ये कहा गया कि किसी भी कंट्री ने यदि 1967 तक किसी तरह का टेस्ट फायर कर लिया है या किसी तरह का न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लिया है, तो वो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन करे और उन उन न्यूक्लियर वेपन्स को अपने पास रखने की हकदार है। लेकिन इसके बाद यदि कोई भी कंट्री एनपीटी के में हस्ताक्षर किए बिना यदि किसी तरह से कोई न्यूक्लियर वेपन पोजेस, प्रोड्यूस या टेस्ट करती हैं, तो वो इस चीज़ के लिए अलाउड नहीं है। तो कुल मिलाकर के भारत के ऊपर और बाकी सभी मुल्कों के ऊपर जब भी कभी इस तरह का टेस्ट फायर किया गया तो प्रतिबंध लगाए गए हैं अमेरिका की तरफ से। तो अगर आप एनपीटी को साइन कर लेते हैं तो फिर कहीं ना कहीं आपको अपने वो न्यूक्लियर वेपन्स डिसआर्म करने होंगे, आपको ख़त्म करना होगा, क्योंकि आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी जो है वो डिसआर्मामेंट ट्रीटी की तरह काम नहीं करती है। आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी आपको रेगुलेटेड वे में वेपन यूज़ करना और रेगुलेटेड वे में वेपन को डेवलप करना सिखाती है। जहाँ पर वर्ड रेगुलेटेड यूज़ हो रहा है, प्रोहिबिशन नहीं, मतलब ये रोकती नहीं है, डिसआर्मामेंट रोकती है। तो अल्टीमेटली 1967 तक रशिया और अमेरिका इतने न्यूक्लियर वेपन अपने पास पोजेस कर चुका था कि अगर उसके बाद वो कोई नया न्यूक्लियर वेपन नहीं भी बनाते हैं तो भी उनके पास बहुत बड़ा स्टॉक पाइल एकोमुलेट हो चुका था। तो इस वजह से जो डेवलपिंग कंट्रीज़ और जिनमें से कुछ कंट्रीज़ ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए कुछ तरह के न्यूक्लियर वेपन डेवलप किए, वो उस ट्रीटी को साइन करना नहीं चाहती, क्योंकि वो ये चाहती हैं कि पूरे वर्ल्ड लेवल पर एक फेयर, जस्टिफाइड और इक्विटेबल ग्राउंड्स पर डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी होनी चाहिए, कि पहले सब अपने सारे हथियार ख़त्म करें और फिर एनपीटी पर साइन करें, या फिर पहले दूसरों को भी उतने बना लिया जाए, आज़ादी दी जाए और फिर एनपीटी पे उनके साइन कराए जाए, फिर जा कर के ग्लोबल सिक्योरिटी जो है उसे थ्रेट नहीं होगा। आर्म्स कंट्रोल के तहत आप देख सकते हैं कई तरह की ट्रीटी की गई थी, जैसे साल्ट ट्रीटी की गई थी, स्ट्रेटेजिकल आर्म्स लिमिटेड ट्रीटी। इसी तरह से एक ट्रीटी की गई थी स्ट्रेटेजिक स्ट्रेटेजिकल आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। तो स्टार्ट है, ये डिफरेंट डिफरेंट अग्रीमेंट्स उन दिनों में किए गए थे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो थर्ड एस्पेक्ट इज कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। ये सारी टर्मिनोलॉजीज अगर आज आपकी क्लियर हो जाएगी तो मैं आपको बता देता हूँ आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के टॉपिक बड़े आराम से क्लियर होंगे सारे। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर क्या होता है? इसके तहत आप दूसरी कंट्रीज़ के साथ कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। वो कैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है? आप उस कंट्री के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं और कुछ केसेस में आप अपने प्लान्स भी शेयर करते हैं। यानी कि जो मिलिट्री है वो अपनी इंफॉर्मेशन उस कंट्री से शेयर करती है और अपने फ्यूचर प्लान्स भी शेयर करती है। ये पूरी तरह से नहीं होता, कुछ हद तक। इंफॉर्मेशन क्या होती है कि आपके पास कितने हथियार हैं, किस तरह के हथियार हैं, आपने उन्हें कहाँ पर स्टेशनड कर रखा है और आप किस तरह की परिस्थितियों में उन्हें यूज़ करेंगे। ऐसा करने से दूसरी कंट्री जो है वो इस डर में हद से ज़्यादा हथियार बनाने नहीं निकल जाती कि शायद पता नहीं सामने वाला कितने बना रहा है।
तो ऐसे में आपको एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ता है जिसमें आप एक दूसरे का कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं, एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर करके, उसे अपनी सिचुएशन बता करके और उसकी सिचुएशन बता करके, फिर दोनों को तसल्ली रहती है कि इसकी जेब में भी 2 पिस्तौल है तो मेरी जेब में भी 2 पिस्तौल है, इसने भी वो पिस्तौल बिना गोली के रखे हुए हैं तो मैंने भी रखे हुए हैं, तो दोनों को कोई खतरा नहीं है। दैट इज़ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर। आज की डेट में इसे बहुत बड़े पैमाने पर प्रमोट किया जा रहा है कि इस एक्टिविटी को बहुत हाई लेवल पर किया जाए। तो कुल मिलाकर के जो ट्रेडिशनल व्यूअर्स हैं, जो ट्रेडिशनल थॉट्स के प्रोपोनेंट्स हैं, वो एक तरह से सारा फोकस मिलिट्री थ्रेट पर फोकस किए हुए हैं और उस थ्रेट से ग्लोबल कम्युनिटी किस तरह से इनसिक्योर फील करती है, फिर उसको काउंटर करने का तरीका क्या है कि आप मिलिट्री डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं। अल्टीमेटली इस प्रोसेस से जन्मे एक ग्लोबल थ्रेट के कंसेप्ट को आप कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं ग्लोबल कोऑपरेशन और अग्रीमेंट्स के थ्रू। और वो अग्रीमेंट्स आपने देखें, जैसे कि सबसे पहला था डिसआर्मामेंट, फिर आर्म्स कंट्रोल और फिर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। इसके अलावा कुछ और भी कंसेप्ट एग्जिस्ट करते हैं। ट्रेडिशनल प्रोपोनेंट्स का ही एक कंसेप्ट इंटरनल भी है। तो जैसे एक्सटर्नल थ्रेट है, इसी तरह से इंटरनल थ्रेट है। अब हम उस पर चर्चा करेंगे। इतनी बात समझ में आई? देखिए, इंटरनल थ्रेट को अगर हम समझने का प्रयास करें तो ये किस तरह का थ्रेट है। कोई भी कंट्री एक्सटर्नली खुद को सिक्योर नहीं मान सकती है जब तक वो इंटरनली सिक्योर नहीं होगी। सोचिए वो देश बॉर्डर वाइज कितना सिक्योर होगा जिस देश में अंदरूनी तौर पर आतंकवाद फैला हुआ है, जगह जगह पर मिलिटेंसी है, हथियारबद्ध विद्रोह हो रहे हैं और लोग एक तरह से आमादा हो रखे हैं सरकारी तंत्र को ख़त्म करने में। ऐसे में जब भी आप पर भारी आक्रमण होगा, आप भीतर से टूट चुके होंगे। ऐसा ही अक्सर हुआ, चाहे वो भारत में राजपूत पीरियड था, चाहे फिर वो सल्तनत का पीरियड था। बाहरी ताकतें आपके देश में सत्ता अपनाने में तभी सफल हो पाई जब आप अंदरूनी तौर पर कमज़ोर हो चुके थे। यानी कि राजपूतों में आपसी क्वेरल्स इतने ज़्यादा थे, आपसी डिस्टर्बेंसेस, आपसी राइवलरीज इतनी ज़्यादा थी, यानी कि इंटरनल डिस्टर्बेंसेस इतने ज़्यादा थे कि जब एक्सटर्नल वॉर किए गए मोहम्मद गौरी की तरफ से, तो राजपूत ख़त्म हो गए क्योंकि एकजुट नहीं थे अंदर से। तो बॉर्डर आप जितने भी प्रोटेक्ट कर लीजिए, जब तक आप इंटरनली सिक्योर नहीं है तब तक आप कभी भी अपने बॉर्डर्स को सेफ नहीं रख सकते हैं। शुरुआत में इस चीज़ को कभी इंपॉर्टेंस ही नहीं मिली, इंटरनल सिक्योरिटी को उस लेवल पर तरजीह नहीं दी गई। देखिए, बार बार मैं बात समझा रहा हूँ कि कॉन्टेक्स्ट एंड सिचुएशन इंपॉर्टेंट होती है। जब भी हम नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो कॉन्टेक्स्ट यानी कि संदर्भ और सिचुएशन यानी कि समय, हालात बदलने से सब कुछ बदल जाता है। ये किस तरह से काम करता है उस चीज़ को समझिए। देखिए, इसके काम करने का तरीका कुछ ऐसा होता है कि जब वर्ल्ड वार 2 का समय आया, तो वर्ल्ड वार 2 के बाद कंट्रीज़ इतनी पावरफुल होकर के उभरी, जैसे रशिया और अमेरिका। जब वो इतने बड़े लेवल पर एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर को हैंडल करने में सक्षम है, पूरे वर्ल्ड लेवल पर ब्लॉक्स बना करके दूसरी कंट्रीज विद द गवर्नमेंट एंड विद द पॉपुलेशन कंट्रोल कर रही हैं, तो नेचुरली उनकी कंट्री में तो एक सेंस ऑफ फीलिंग ये गई होगी कि हमारी कंट्री के पास अपरेटस इतना स्ट्रांग है मिलिट्री का, डिफेंस का, कि इस समय उसके लिए पूरी की पूरी बाहरी कंट्रियां ही कुछ नहीं है, वो उनको अपने साथ जोड़ते जा रहे हैं। ऐसे में उनकी कंट्री में क्या किसी नॉन स्टेट एक्टर, किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी मिलिटेंट ग्रुप ने पनपने की कोशिश भी की होगी? नॉट पॉसिबल। जब उन्हें दिख रहा होगा कि मुल्क के मुल्क हड़प जाते हैं मिनटों मिनटी, तो फिर हमारी क्या औकात है, खड़े होंगे तो ख़त्म कर दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर के कोल्ड वॉर का पीरियड वो पीरियड है जिस टाइम इंटरनल सिक्योरिटी की नीड ही नहीं थी और इस वजह से इंटरनल सिक्योरिटी पे ज़्यादा ध्यान ही नहीं गया। ऑलमोस्ट सारा फोकस एक्सटर्नल सिक्योरिटी पर ही रहा और मिलिट्री स्ट्रेंथ बनाने की तरफ फोकस कर दिया गया। अब इससे क्या हुआ वो भी समझाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशन बदलते हैं। मैंने कहा कॉन्टेक्स्ट एंड सिचुएशंस बदलती हैं और जब कॉन्टेक्स्ट एंड सिचुएशंस बदलती हैं तो थ्योरी भी बदलती हैं। वर्ल्ड वॉर के पहले, जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के पहले और वर्ल्ड वॉर 1 के बीच में इंटरनल डिस्टर्बेंसेस ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। चाहे आप जर्मनी को देख लीजिए, चाहे किसी मुल्क को देख लीजिए, बड़ी तेज़ी से अंदरूनी तौर पर डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो रही थी, सरकारें आ रही थी जा रही थी, कभी मिलिट्री कूप हो रहा था, कभी कुछ हो रहा था। तो कुल मिलाकर के समय बदला, वर्ल्ड वॉर 2 हुई, उसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी की इम्पोर्टेंस चली गई। तो समय समय पर कभी इंटरनल सिक्योरिटी इम्पॉर्टेंट होती है, कभी नहीं होती है। प्रेजेंट एज में जब से सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ है, उसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। आज अगर आप पूरे वर्ल्ड लेवल पर देखेंगे तो अफ्रीका जैसे मुल्कों को देखिए, तो बहुत बड़े पैमाने पर इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं।
अगर आप वेस्ट एशिया को देखते हैं, मिडल ईस्ट को, तो बहुत बड़े पैमाने पर इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। आज इंडिया को आप देखिए, तो इंडिया में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की अगर हम बात करें, नॉर्थ वेस्टर्न जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, और 1984 से लेकर के 1994 से 85 से 95 तक पंजाब की अगर हम बात करें, और आज अगर हम बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश तक नक्सलाइट बेल्ट की बात करें, तो भारत में कई तरह के आज इस तरह के मुद्दे हैं जिसमें इंटरनल डिस्टर्बेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस को जो जो चीज़ें थ्रेट हैं उनको कंट्रोल करना भी नेशनल सिक्योरिटी का ही एक एस्पेक्ट होता है। यानी कि आपके देश में यदि किसी तरह से कोई मिलिटेंसी पैदा हो रही है, कुछ लोग हथियारबद्ध विद्रोह अगर कर सकते हैं, तो वो एक तरह का आपको पोटेंशियल थ्रेट है, आपको उसे कंट्रोल करना है। इसको कंट्रोल करने के क्या प्रयास किए जाते हैं? तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा ये माहौल पैदा कैसे होता है, चीज़ों का विकास कैसे होता है, चीज़ें डेवलप कैसे होती हैं। देखिए, जब भी आपको जब भी आपकी कंट्री ग्रो करती है और उस कंट्री की ग्रोथ का बेनिफिट एक पर्टिकुलर सेगमेंट को ही दिया जाता है, पूरी कंट्री में इवनली स्प्रेड नहीं होता, हर किसी को उसका लाभ नहीं मिला होता, तो अचानक से कुछ सेगमेंट्स ऐसे हैं जो अपने अधिकारों की मांग सख्त रवैये के थ्रू करना शुरू कर देते हैं, और इनका ये सख्त रवैया कभी कभी बाहरी मुल्कों की नज़र में आ जाता है, और बाहरी मुल्क इस इंटरनल डिस्टर्बेंस को और तीव्र गति से बढ़ाने का काम करते हैं, इन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करके, इन्हें हथियार सप्लाई करके, इन्हें पैसा सप्लाई करके। तो अल्टीमेटली मोस्टली इंटरनल डिस्टर्बेंसेस की सिचुएशन उस समय की गवर्नमेंट के द्वारा जो एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, या स्टेट उस समय जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है, वो सही लेवल पर सही लोगों तक शायद नहीं पहुंच पा रही हैं, जिसकी वजह से लोगों में एक डिप्रीविएशन की फीलिंग है कि उन्हें वांछित रखा गया बहुत सारी चीज़ों से। उनकी इस डिप्रीविएशन की फीलिंग उनके सामने जो ऑप्शंस छोड़ती है, उनमें से वो सबसे पहला ऑप्शन ये अपनाते हैं कि फ़ोर्स के साथ इन लोगों को समझाना चाहिए, और जब वो इस तरह की चीज़ माइंडसेट अपना डेवलप करते हैं, तो नेचुरली बैलेंस ऑफ पावर के कंसेप्ट को देखते हुए जो पड़ोसी देश हैं, वो इमीडिएटली आपके मुल्क को कमज़ोर करने के लिए उन शक्तियों का इस्तेमाल लेते हैं, और उन्हें और ज़्यादा एजिटेट किया जाता है। तो कुल मिलाकर के आपको अपनी कंट्री के सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से देखना चाहिए कि क्या वो सोसाइटी के हर वर्ग को टारगेट कर रहा है, हर किसी को कैटर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। देश की जो ग्रोथ हो रही है वो इक्विटेबल हो रही है, या सिर्फ और सिर्फ रीजनल इनइक्वालिटीज़ को क्रिएट किया जा रहा है। जब भी रीजनल इनइक्वालिटीज़ क्रिएट की जाएंगी, तो आपको कंट्री की कुछ डार्क पॉकेट्स नज़र आएंगी जो बिल्कुल अंडर डेवलप्ड होती हैं, अंडर ग्रोथ होती हैं, और अल्टीमेटली इन डार्क पॉकेट्स में ही फिर आने वाले समय के मिलिटेंट जन्म लेते हैं, और मिलिटेंसी का जन्म होता है, डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होती हैं। इंटरनल डिस्टर्बेंसेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, जिस लेवल पर आज की डेट में पॉलिटिकल माइलेज गेन करने के लिए कम्युनल वायलेंस को स्प्रेड किया जाता है, कम्युनिटीज़ को अपने साथ जोड़ने के लिए उनके बीच में धर्म के नाम पर भेदभाव फैलाया जाता है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। तो कुल मिलाकर के जो हिंदू मुस्लिम दंगे भड़काए जाते हैं, या फिर मुस्लिम सिखों के बीच में और हिंदुओं और सिखों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, आए दिन आप देखते हैं। आपने देखा मुजफ्फरपुर के दंगे, आपने देखे आसाम के कोकराझार के दंगे, आपने देखे अभी रिसेंटली सहारनपुर के दंगे। तो कुल मिलाकर के ये जो दंगे होते हैं, ये एक बहुत बड़ा थ्रेट होते हैं इंटरनल डिस्टर्बेंस के इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। क्योंकि आप एक चीज़ नोटिस करते हैं कि इन दिनों में कोर वैल्यूज़ हार्म होती हैं, राज्य की संपत्ति जलाई जाती है, औरतों के साथ बलात्कार किए जाते हैं, निहत्थे लोगों को मारा जाता है, बच्चों को मारा जाता है, और ये कोर वैल्यूज़ हैं किसी भी मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंट्री की, कि उसकी कंट्री का सबसे वीकर सेक्शन सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड होना चाहिए। और जब ये कोर वैल्यू हार्म होती है, ये इंटरनल सिक्योरिटी पे सबसे बड़ा चैलेंज होता है, तो गवर्नमेंट को इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप बात करें, तो चूँकि जब ज जब आपकी कंट्री ग्रो कर रही होती है, तो इस ग्रोथ प्रोस्पेक्ट में डेमोक्रेसी की एक ख़ासियत होती है कि आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री होने के नाते बहुत सारी लायबिलिटीज़ बियर करते हैं, और वो लायबिलिटीज़ क्या होती हैं कि आपको एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम प्रोवाइड करना पड़ता है, जिसके तहत आपको इंटरनल डिस्टर्बेंस को कंट्रोल करना है। सोचिए ये कितना डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन है। एक तरफ इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हैं, इंटरनल सिक्योरिटी को चैलेंज है। क्यों? क्योंकि आपको डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम अपनाना पड़ा है, और उसके तहत क्या अपनाना पड़ा है? आपको लोगों को उनके ग्रीवेंसेस निकालने के लिए प्लेटफॉर्म